नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, आप सामने लेके आ गया हूँ सेट नंबर 5 लेके आ गया हूँ। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ग्रुप डी स्पेशल आपको रुक्मणी की बुक से करा रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको टॉप 45 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जिसमें कि जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। तो सेट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हम 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस स्कोर आप कर पा रहे हैं। तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। याद रखिएगा, वातावरण में ध्वनि मापने के लिए इसे लाया जाता है प्रयोग में। याद रखिएगा, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। याद रखिएगा, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। याद रखिएगा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। याद रखिएगा, प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग। याद रखिएगा, ध्वनि में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, और इसके बाद द्रव, और फिर इसके बाद गैस में होती है। याद रखिएगा, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा, और अगर पूछ ले कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता द्वारा परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। याद रखिएगा, माध्यम की ताप बढ़ाने पर उस पर ध्वनि की चाल पर बढ़ जाती है। याद रखिएगा, माध्यम की ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इतने सारे जो आपको याद रखना है। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? बताइए जल्दी से, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? जल्दी से सोचिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थिर रखना। याद रखिएगा, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है या कार्य क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। याद रखिएगा, थर्मोस्टेट का कार्य है। याद रखिएगा, कुछ और मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी याद रखना है। टेकोमीटर, टेकोमीटर की बात करें तो यह वायुयान मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण है। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बताइए, ये कुछ वायसराय दिए गए हैं, इनमें से कौन ऐसा वायसराय है जो व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हैं, यह जुड़े हैं। हड़प्पा नीति को अपनाया था इन्होंने 1848 में। डलहौजी ने 1848 में हड़प्पा नीति को अपनाया था। याद रखिएगा, डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 में व्यपगत नीति का शिकार राज्य सतारा को बनाया था। याद रखिएगा, और 1849 में फिर जैतपुर को और संभलमपुर को 1850 में घाटप को बनाया। याद रखिएगा, बघाट को बनाया था। तो ये सारे इंपोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुइरियल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए, किस राज्य में स्थित है तुइरियल जल विद्युत परियोजना? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल परियोजना से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाता है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, तुइरियल जल विद्युत परियोजना है मिजोरम में। याद रखिएगा, और कुछ इंपोर्टेंट बता रहा हूँ वो याद रखना है, जैसे कि काकड़ापाड़ा। काकड़ापाड़ा कहाँ है? तो काकड़ापाड़ा हो जाएगा अपना, यह ताप्ती नदी पर है गुजरात में। तुलवज परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, सरदार सरोवर यह नर्मदा नदी पर है गुजरात में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। दुलस्ती चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरा। याद रखिएगा, क्लोरोफिल प्रकाश के हरा घटक को परावर्तित करता है। याद रखिएगा, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल 2 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा के प्राथमिकता स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी?
जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 का में यह कहा गया है, याद रखिएगा। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बता रहा हूं, उनको भी याद रखना है। जैसे बात करें अनुच्छेद 351 की, अनुच्छेद 351 की बात करें तो यह राजभाषा के विकास से संबंधित है, याद रखिएगा। राजभाषा के विकास से संबंधित है अनुच्छेद 351, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 348 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है अनुच्छेद 348, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू की आंखें उपयोगी हैं, बताइए जल्दी से। आलू की आंखें उपयोगी हैं, जल्दी आप सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाए कायिक प्रबंधन के लिए, याद रखिए, प्रवर्धन के लिए उपयोगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। भारत में आलू सबसे पहले कौन लाया था? तो पुर्तगाली भारत में आलू लेकर आए थे, याद रखिएगा। आलू में कार्बोहाइड्रेट भारी मात्रा में पाया जाता है। आलू एक भूमिगत तना है, याद रखिएगा। आलू क्या है ऐसे पूछ ले अगर, आलू क्या है तो आलू भूमिगत तना है, याद रखिएगा। भूमिगत तना, आलू क्या है तो भूमिगत तना, याद रखिएगा। और आलू किस कुल का पौधा है? तो सेलेनेसी, याद रखिएगा। सेलेनेसी कुल का पौधा है आलू, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़, याद रखिएगा। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? हमारी शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक। आपको कुछ और डिस्कस करा दूं इस क्वेश्चन में। पहले में हृदय की बात करें तो हृदय, याद रखिएगा, हृदय का भार कितना होता है? तो हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, याद रखिएगा। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। और हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, याद रखिएगा। एक धड़कन में लगभग, याद रखिएगा। और स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। और सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm, याद रखिएगा, इतना होता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ से बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात बताइए जल्दी से। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे गरसुप्पा, जो गया गरसुप्पा, याद रखिएगा। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी इसका कर दिया गया है, याद रखिएगा, नया नाम, याद रखिएगा। और यह कर्नाटक में उपस्थित है, शरावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, शरावती नदी पर उपस्थित है, याद रखिए। इसकी लंबाई की बात करें मीटर में ऊंचाई है तो इसकी 255 है, याद रखिएगा, 255 है। अब मैं आपको कुछ और इंपोर्टेंट बताता हूं, उनको याद रखना है। जैसे शिव समांतरम की बात करें तो कहां पर है? तो यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, यह भी कर्नाटक में है। और गोकक की बात करें, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और यन्ना की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है, यन्ना जलप्रपात। तो मैंने आपको चारों बता दिए, सारे इंपोर्टेंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पेचिस इन्फ्लुएंजा होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? जल्दी सोचिए। पेचिस और इन्फ्लुएंजा होते हैं, तो पेचिस होता है परजीवी से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और इन्फ्लुएंजा होता है विषाणु से, याद रखिएगा। अब मैं कुछ और इंपोर्टेंट बता रहा हूं, उनको याद रखिएगा। विषाणु द्वारा होने वाले रोग एड्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू, खसरा, पीलिया, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, गलफली और फणफेरा, याद रखिएगा, यह सारे विषाणु द्वारा थे जो मैंने आपको अभी बताए, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? बताइए, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बारे में बात करें तो इस न्यायालय में उस समय कुल 8 और एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। कुल की बात करें तो 8 थे जब यह बना था, याद रखिएगा, 1935 में, याद रखिएगा, अधिनियम के तहत, याद रखिएगा। और 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही परिवार की सहमति मिली थी, याद रखिएगा। इसी के फलस्वरूप भारत 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा। तो यह थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के अपक्षय का कारण है। ओजोन परत के अवक्षय का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब चलिए इसके और डिस्कस करते हैं। ओजोन परत परावैंगनिक किरण को रोकती है और हानिकारक प्रभावी से बचाती है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम 1985 में ओजोन में छिद्र का पता चला था, याद रखिएगा। किसने लगाया था छिद्र का पता? तो फोरमैन ने, याद रखिए। ओजोन परत में छिद्र का पता किसने लगाया था? फोरमैन ने। इसका सूत्र होता है O3, याद रखिएगा। इसका सूत्र कौन सा होता है? तो O3 होता है इसका सूत्र, याद रखिएगा, ओजोन का, याद रखिएगा, O3 होता है इसका सूत्र। और ओजोन परत उसकी बात करें, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। 16 सितंबर, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको याद रखना है। यह डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से है, याद रखिएगा। 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987, उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार है? बताइए, वह निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। CO2 पृथ्वी से ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकती है और इस प्रकार CO2 आवरण बना देती है, जिससे ऊष्मा पुनः पृथ्वी पर वापस आती है। इससे पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक है। बताइए, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया, याद रखिएगा, यूरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यूरिया के सूत्र की बात करें तो CH4N2, याद रखिएगा, O, याद रखिएगा, यह यूरिया का फॉर्मूला है, CH4N2O, याद रखिएगा, यूरिया का यह फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है अतिसार, याद रखिएगा, अतिसार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरिया, याद रखिएगा, डायरिया, याद रखिएगा, रोग होता है, याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ बातें कहते हैं मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, यह भी याद रखना है। हैजाजी होता है जीवाणु के द्वारा, याद रखिएगा। और मलेरिया की खोज तो किसके द्वारा की गई थी? रोलैंड रॉस के द्वारा। कब की गई थी? 1887 में, 1887 में हुई थी, याद रखिएगा, रोलैंड रॉस के द्वारा। मलेरिया परजीवी द्वारा होने की पुष्टि को बताया था, मच्छर इसका वाहक है, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ से होने वाले अन्य रोग हैं पायरिया, कालाजार, पेचिस, याद रखिएगा, और मलेरिया, सोने की बीमारी, यह सारी प्रोटोजोआ के द्वारा हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? बताइए, 69 क्वेश्चन है मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की, याद रखिएगा, विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, याद रखिएगा, जिसे ऑस्टियो मलेशिया के रोग से होता है, याद रखिएगा, बैक्सन में, याद रखिए, बैक्सो में होता है, बैक्स में। नेक्स्ट है सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है हमें, याद रखिएगा। विटामिन डी का प्रमुख कार्य वृद्धि तथा अस्थियों और दांतों का निर्माण करना, याद रखिएगा।
चलिए, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन की खोज की बात करें तो 1911 में फंक ने की थी विटामिन की खोज। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो गई भैंस पानी में, यानी कि विटामिन बी सी है जल में घुलनशील। याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बसा में घुलनशील विटामिन। तो बसा में घुलनशील है ADE के। याद रखिएगा, यह बसा में घुलनशील विटामिन है ADE के। याद रखिएगा, यह बसा में घुलनशील विटामिन है, जल में BC, बसा में ADE के। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की सुगंध और सुवास किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, एरोमेटिक अमीनो अम्लों के कारण होता है ऐसा। याद रखिए। कुछ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और बताता हूं। भारत में मसालों की अधिकतम खेती कहाँ होती है? केरल में होती है मसालों की अधिकतम खेती। याद रखिएगा। लाल मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक तो आंध्र प्रदेश में होता है, देश में प्रथम स्थान है इसका। याद रखिए। इलायची का उत्पादन सिक्किम में सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा। यह क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में प्रति मिनट हिसाब से हृदय स्पंदन की दर औसतन कितनी है? तो 72 है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए जल्दी से। निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए जल्दी से। पहला भारतीय कौन था? जल्दी से सोचिए। इसका राइट आंसर आपके सामने सीवी रमन, BS नैपल और मदर टेरेसा आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है। उन्हें उनकी कविता और पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार। याद रखिए, पुस्तक थी गीतांजलि। याद रखिएगा, उनको इसके लिए मिला था। वो एशिया में पहले व्यक्ति हैं। याद रखिएगा। सीवी रमन की बात करें तो इनको 1930 में मिला था। याद रखिएगा, सीवी रमन को। और रमन प्रभाव के लिए इनको मिला था, खोज के लिए। और चलिए तो फिर आगे चलते हैं। और मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को कब मिला था? तो मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। याद रखिएगा, इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था। याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में। और अगर शांति की बात करें तो 2014 में किसे मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी। याद रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन। और इन्हीं की पुस्तक भी याद रखना है, एक आजाद बचपन की ओर। और इन्हीं के साथ में किसे मिला था? तो मलाला यूसुफजई को भी इन्हीं के साथ मिला था। याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, याद रखना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर सही है? सोचिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन एर्नाकुलम। यह जोड़ा सही है। याद रखिएगा। कुछ आपको और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, वो आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? तो यह मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। और लालबाग कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है। बेंगलोर को वो सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। और निशांत बाग तो जम्मू कश्मीर, लाल किला दिल्ली में, बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। और आनंद भवन कहाँ है? तो यह इलाहाबाद में स्थित है, यह भी याद रखना है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो यहाँ से बन सकते थे, मैंने आपको सारे बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर की भाषाएं। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की भाषाएं, इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी उर्दू, डोगरी उर्दू और अंग्रेजी उर्दू। याद रखिएगा, यह सारी जम्मू कश्मीर की वर्तमान में भाषाएं हैं। याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नागरिक नॉर्थनड्रेंडियन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इनका संबंध किससे? जल्दी से बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, साहित्य, राजनीतिक, फिल्म, तैराकी। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध तैराकी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। याद रखिएगा।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल, भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के मध्य चलित है, तो देवलाली से दानापुर के मध्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के लिए खेलने वाले जैकब जोसेफ मार्टिन का संबंध किस खेल से है, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने हेतु एडोब के साथ राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस, याद रखिएगा स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 93। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ 7 साल के निलंबन के बाद यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलोमी घाटन किस खेल से जुड़ी हुई थी, उनको खेल से जिन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की। पोलोमी घाटन किस खेल से जुड़ी हुई थी जिन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से जुड़ी थी, याद रखिएगा टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली कैथी सुलेवन दुनिया की पहली महिला बन गई, वह किस देश से संबंधित हैं, बताइए। कैथी सुलेवन का संबंध किस देश से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, रेंजाम्बेक ओपन किस खेल से जुड़ा हुआ है, बताइए जल्दी से। रेंजाम्बेक ओपन शतरंज किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतरंज से, याद रखिएगा। चलिए आगा का कप की बात करें तो आगा का कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। एसएच कप क्रिकेट से, राइडर कप गोल्फ से, डूरंड कप फुटबॉल से, मरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से, सुभद्रो कप का संबंध फुटबॉल से, श्वेतलिंग कप टेबल टेनिस से, थॉमस कप बैडमिंटन से। ये सारे इंपोर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया, डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, याद रखिए। रिवीजन करवा रहा हूँ, सुनिए अच्छे से। आगा का कप हॉकी से, एसएच कप क्रिकेट से, राइडर कप गोल्फ से, सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से, डूरंड कप फुटबॉल से, मरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से, सुभद्रो कप का संबंध फुटबॉल से, श्वेतलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस से, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो मालूसी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट में, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, याद रखिएगा। अब यहाँ से मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट दिवस बता रहा हूँ, वो याद रखना है। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 8 मार्च को बात करें, 8 मार्च को तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और वैसे राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी, याद रखिएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू के जन्म पर मनाया जाता है। और इसी दिन रेडियो दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को, याद रख लिया है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, याद रखिएगा। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 22 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 22 का आंकड़ा याद रखना है। जैसे 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा। एक और इसके साथ में याद रखिएगा 11 मई को, याद रखिएगा 11 मई को मनाया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे। तो ये थे आपके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको रिलेटेड बताए, इनको भी याद रखना है साथ में।
तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो जाएं, वहां इसको पीडीएफ अवेलेबल है और भी वहां पीडीएफ है। तो और आपने और भी सेट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिए गए हैं और भी सेट के, तो आप वहां से डायरेक्ट टू डायरेक्ट देख सकते हैं और चैनल में प्ले लिस्ट है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।